नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज कांग्रेस की महासचिव और गांधी परिवार की प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड की सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव 2 सीटों से जीते थे, जिसमें कि एक सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली और दूसरी केरल के वायनाड की थी। चूँकि नियमानुसार केवल एक ही सीट अपने पास रखी जा सकती है, लिहाजा राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट अपने पास रखकर वायनाड की सीट छोड़ दी और उस रिक्त सीट पर ही अब प्रियंका गांधी ने नामांकन कराया। आज उन्होंने भारी लाव लश्कर के साथ नामांकन कराया। निश्चित तौर पर ये सीट गांधी परिवार के लिए सेफ सीट मानी जाती है और इस पर केवल ये आंकड़े गिनने के वक्त होगा कि आखिर कांग्रेस प्रत्याशी कितने वोटों से जीतता है। हालांकि उनकी जीत पक्की ही मानी जा रही है। बावजूद अब की बार कांग्रेस ने यहाँ से नव्या को चुनाव लड़ाया है, जो कि सिंगापुर में इंजीनियर थी और इनको अब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। खैर, प्रियंका गांधी की आज सक्रिय राजनीति में एंट्री की लगभग तय मानी जा रही थी, क्योंकि 2022 से ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश में उनको सफलता नहीं मिली, न ही कांग्रेस पार्टी को उतना लाभ मिला, लेकिन जब सदन में उनकी एंट्री होगी निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हम सभी लोगों ने देखा होगा कि जिस धारदार तरीके से वो तथ्यों के साथ अपनी बात रखती हैं, उसने न सिर्फ प्रभावित किया है बल्कि उनकी क्षमता को हम सभी लोगों ने हिमाचल के विधानसभा चुनाव, राजस्थान के विधानसभा चुनाव और अभी लोकसभा के चुनाव में स्टार पर प्रचारक के रूप में देखा है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के आने से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी की स्थिति है, क्योंकि हालांकि ये स्थिति बदलती तब दिखी थी जिस प्रकार वो राहुल गांधी को हल्के में लेते थे, लेकिन जब से राहुल गांधी 2024 के बाद नेता विरोधी दल बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की टैली, खुद की टैली 300 से कम होकर 240 पर अटकी है, निश्चित तौर पर अब राहुल को भी गंभीरता से लिया जाने लगा है और भारतीय जनता पार्टी भी अब संभल के चलती है। लेकिन तब ये देखने वाली स्थिति होगी कि उच्च सदन में सोनिया गांधी और लोकसभा में गांधी ही परिवार के दोनों बहन भाई जब सरकार को किसी मुद्दे पर घेरेंगे तो देखने वाली बात होगी
कि किस प्रकार का मौसम लोकसभा में बनेगा। हालांकि सत्ताधारी दल ने उसके पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। आज जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर मीडिया के माध्यम से ये खबरें चलवाएंगी कि वो परिवारवाद का प्रतीक है, हालांकि ये मुद्दा कोई असर नहीं करता, क्योंकि विभिन्न राज्यों यहाँ तक कि केंद्र में भी देखा गया हो कि कई लोग केवल परिवारवाद के सहारे ही टिकट पा गए और वो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व का परिवारवाद तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मोदी ने परिवार से कोई मतलब नहीं रखा और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो हैं उन्होंने भी अपना परिवार नहीं बनाया है। लेकिन जो भी दूसरे तीसरे नंबर का जो नेतृत्व है उनका परिवार भी है और वो उनके बच्चे लोकसभा विधानसभा में लड़कर परिवारवाद की पुष्टि भी कर रहे हैं। चाहे इस संबंध में राजनाथ सिंह का नाम लिया जाए या तमाम लोग ऐसे हैं। अभी महाराष्ट्र चुनाव में भी दल से ही जुड़े परिवारी जनों को विधानसभा का टिकट दिया गया, जिसकी घोषणा एकनाथ शिंदे की पार्टी की ओर से भी हुई, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी दल है। भारतीय जनता पार्टी में भी स्थापित नेताओं के बच्चों को टिकट मिलेगी। हरियाणा में भी कई लोगों को मिली, यहाँ तक कि वो लोग मंत्री भी बने और महाराष्ट्र में भी बनेगी और निश्चित तौर पर झारखंड में भी ये स्थिति बनने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची में परिवारवादी हों। जब भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी होने के नाते जब किसी पर उंगली उठाती है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि एक उंगली सामने करने पर 3 उंगलियां उनकी तरफ भी उठी रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दल के अंदर के परिवारवाद को परिवारवाद नहीं मानती। तो आज वायनाड नामांकन के दौरान जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार का दबदबा है, तो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि पार्टी किस लाइन की ओर जाना चाहती है। सदन में उनकी उपस्थिति से चिंतित अब परिवारवाद के नाम पर टारगेट किया जाएगा, ये दर्शाने के लिए काफ़ी है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में परिवार की एक लंबी सूची है, चाहे केंद्र की कैबिनेट मंत्रियों को आप ले लें, उनमें भी अधिकांश उनके पिता स्थापित नेता रहे हैं और उनको उसी सहारे से टिकट मिला और वो मंत्री भी बने। खैर, महाराष्ट्र में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज लगभग सीटों का बंटवारा महाविकास आघाड़ी के दल में हो गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी, उसके बाद शिवसेना, उद्धव और तीसरे नंबर पर शरद पवार का दल चुनाव लड़ने जा रहा है और 4-5 सीटें सहयोगी दलों के लिए रखी गई हैं,
जिसमें कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी समाहित होगी। शीघ्र ही इस बात की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दी जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में जो कांग्रेस अलग थलग खड़ी दिखती थी, अब यहाँ भी इंडिया गठबंधन या यूँ कहिए कि सपा कांग्रेस के मध्य सीटों की स्थिति सुधर गई है और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों के अलावा फूलपुर की सीट भी कांग्रेस को देने के ऐलान किया है। यहाँ तक कि वो अपना घोषित प्रत्याशी भी वहाँ से हटा लेंगे। तो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है। और झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम और राजद का गठबंधन लगभग तय हो चुका है, केवल ऐलान ही होना बाकी है और नामांकन प्रक्रिया होना बाकी है, लगभग तय है। तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया और एनडीए के मध्य ही महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी सपा कांग्रेस के प्रत्याशी एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देते दिखेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट दी है और 1 सीट वो निषाद पार्टी के संजय निषाद को देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग सा रायता फैला रखा है। कहते हैं कि ये बातें न तो मीडिया में आती हैं और न ही किसी समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती हैं। एनडीए पे में महाराष्ट्र में सिर्फ पटोगल तो है ही है। झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी जहां समाजवादी पार्टी ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस भी आजकल में अपने उम्मीदवारों की नामांकन करा के घोषणा कर देगी। और जबकि महाराष्ट्र में भी अभी एनडीए गठबंधन ये तय नहीं कर पाया है कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, अजीत पवार को अपने साथ रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, क्योंकि लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि अब की बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपना अपर हैंड रखना चाहती है। इसी को लेकर सबसे ज़्यादा सीटें वो लड़ने की फिराक में हैं, जबकि इस कदम का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरोध कर रहे हैं। देखना ये है कि इन गठबंधनों के मध्य बाजी किसके हाथ लगती है। हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन ने भी सबक लिया है, या यूँ कहिए कांग्रेस ने सबक लिया है, और वो अपने सहयोगी दलों को जिस प्रकार अपना हिस्सा बांटने को आतुर है और मिल बांट कर चुनाव लड़ना चाहती है, उसने ये तय कर दिया है कि महाराष्ट्र और झारखंड या यूँ कहिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी यही गठबंधन एनडीए को चुनौती दिखेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।